जो रेप करने वाले लोग हैं, उनका क्या आपको लगता है बड़े कारण जो 4-5 निकल के आए हो कि इन वजहों से जो है ये रेप हो रहा है, कुछ ऐसा? जी, बिल्कुल। ये बहुत वैलिड सवाल है और ये सवाल पे चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए, देश भर में होनी हुँ, चाहिए कि क्यों होते हैं रेप हुँ, और कैसे रुकेंगे? ये 2 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, हमारे देश के लिए। आज की डेट में ये भारत-पाकिस्तान से भी बड़ा मुद्दा है। अगर सही। यही चर्चा हो जाए तो हम काफ़ी बच्चियों को बचा पाएँगे। आपने देखा होगा कोई भी केस होता है, पार्लियामेंट में हंगामा होता है, पर ऐसे केस कैसे रुकें उस पे कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट में भी 2 दिन नारी के 2 दिन का एक सुझाव दिया और उस सुझाव को दिए हुए भी लगभग 8 वर्ष हो गए। हम नहीं कह रहे हैं हाँ, आज ही मतलब कानून आज ही बन जाए काम अगर। का हाँ, आप चर्चा तो करो, हाँ, 1 दिन तो दे दो, 2 दिन तो दे दो। आप पार्लियामेंट में लड़ाई कर सकते हो, मारपीट कर सकते हो, मतलब बैठ के पॉन देख सकते हो। बट अगर महिलाओं के सही बात। मुद्दे पे चर्चा करनी हो तो उसका समय नहीं है इनको। जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेज़ में क्योंकि अंदर की चारदीवारी की कहानी है और उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। हुँ, और जब पुलिस स्टेशन जाती है उनको बिल्कुल लाइटली लिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस केसेज़ का मतलब है आपके घर की हाँ, लड़ाई वो है, घर का ट्रीट ही घ नहीं करते उस तरीके हाँ, से हाँ, उसको। घरेलू मामला है, हाँ, हिंसा नहीं हाँ, हाँ। देखते वो, घरेलू हिंसा नहीं बोलते, वो घरेलू मामला बोलते हैं। चाहे आपने पिटाई भी खाई है अपने हुँ, पति की तो वो आपका पति है, आपका घरेलू मामला है। चाहे वो अपनी बीवी का बलात्कार करे, उसको मारे, पीटे, कुछ भी करे उसके साथ, वो जायज़ हो जाता है। क्योंकि एक शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया बिल्कुल। है और सोसाइटी ने बोल दिया है कि अब जायज़ है इसका पिटना। लड़कियों को तो ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको कितने बजे घर आना है, क्या पहनना है, कैसे जाना है और काफ़ी चीज़ें। बट लड़कों को उस तरीके की चीज़ें नहीं होती, इवन पूछते भी नहीं है अगर घर से निकले तो कि माँ-बाप एग्ज़ैक्टली। की कहाँ गया, कब बहुत आया, अच्छी इस तुम तरीके की आपने खुद ही एक हाँ, सवाल का जवाब दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बेटियों से पूछ रहे हो कि आप कितने बजे लौटोगी? हाँ, हाँ, कंसर्न है, वो माँ-बाप का कंसर्न है, हाँ। वो ठीक है। लड़कों से कोई सवाल नहीं बट वो पूछता। इक्वल होना चाहिए ना दोनों। आपने किसी माँ को ये बेटे से पूछते हुए देखा है कि होप तुम किसी लड़की को तंग नहीं कर रहे या किसी का हाँ, आप सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा रहे। लड़की ने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। लड़के ने बोला गर्लफ्रेंड है तो सही ही करते हैं, इधर-उधर जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वो एक प्राइड की बात हो जाती है। मैनहुड है, वो मर्दानगी है सही। और उस चीज़ पे हँस दिया जाता है। कहते हैं कि लड़कियों ने के जो कपड़े जिस तरीके के पहने हुए हैं, कपड़े भी वो ज़िम्मेदार है रेप के लिए। आपको लगता है 1% भी इस तरीके का कुछ ऐसा अगर कुछ? बताइए कपड़े ज़िम्मेदार होते तो 3 साल की बच्ची जिसका मैं आज आपको हाँ, केस जी। बता रही हूँ, उस बच्ची के क्या कपड़े होंगे? इवन कुछ तो 5-6 महीने की, 1 मैंने साल भी की भी। हैंडल किया वो केस, तो उनके क्या कपड़े होंगे? तो सोच की बात है। अगर आप इंडियन कपड़ों की बात करें, साड़ी में सबसे ज़्यादा शरीर दिखता है, तो बिल्कुल, ये एक सोच है अपनी। और ये सब रिवीलिंग कपड़े ये वो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना चाहिए कि आपकी सोच कैसी है, वो कैसे बदलेगी, सही। तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि इस कन्वेंशन का हिस्सा बनिए। देखिए, अपनी भागीदारी दिखाइए, रजिस्ट्रेशन का लिंक हम आपसे शेयर कर जी, देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ बाय इनवाइट है। हम ओके। चाहते हैं कि वो लोग आएँ जो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉलिसी में करना सही। चाहते हैं और अपने सजेशंस देना चाहते हैं। आपका नाम भी इतिहास में दर्ज इसलिए होगा कि आपने भी अपने सुझाव दिए और वो सुझाव हम सरकारों तक लेके जाएँगे, इम्प्लीमेंट कराएँगे। तो वो एक पॉलिसी जो बननी है उसमें आपका भी एक योगदान रहेगा। इसलिए ये कन्वेंशन में आपकी भागीदारी हर तरह से इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। हमारे खास पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं योगिता भयाना जी, जो कि एंटी रेप रेप एक्टिविस्ट हैं और साथ के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे विषय जिनको लेकर के लोग जो हैं बचते हैं, डरते हैं और अपने ही घर में तक आवाज़ें जिन आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उनको भी ये उठाने का काम करते हैं। और 16 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी जो है वो दर्शकों को होनी चाहिए और कौन-कौन लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, वो जानकारी भी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। योगिता मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। जी, योगिता मैम ये बताइएगा, आपने जब ये जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि सभी लोग जो इतनी भी लड़कियाँ हैं वो उनके अलग-अलग सपने होते हैं, अलग-अलग चीज़ें घर में जो है बताई जाती है कि आप ये बनिए, ये सब करिए। बट आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो कैसे हुई और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि आपको छोटे बच्चों के साथ हो रहे जो रेप हैं और जो लड़कियाँ हैं और महिलाएँ हैं, इनको लेकर के काम करना है, आवाज़ उठानी है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सोचकर एक एक्टिविस्ट बनी या मुझे यही करना था। जी, ये एक जर्नी रही है और महिलाओं के लिए हमेशा से मैं काम करते आई और मैं एयरलाइन में थी, एयरलाइन इंडस्ट्री में थी, तो मैंने देखा एक पर्सनल एक्सीडेंट केस से समझा कि एक सिंगल महिला की क्या इश्यूज़ होती हैं। जी, तो जब मैंने एक महिला की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे लगा कि बहुत सारी महिलाओं को ज़रूरत है। तो इस तरह से मेरी जर्नी 2007 में महिलाओं के साथ काम करते हुए शुरू हुई, स्पेशली वो महिलाएँ जो
अकेली हैं और जो किसी दर्द से गुजर रही हैं, जो प्रॉब्लम में हैं। उसके बाद 2012 तक ये जर्नी ऐसे ही चली और बहुत सारे अलग अलग प्रयासों से हमने उनको आर्थिक सहायता से लेकर बिजनेस से लेकर बहुत सारे प्रयास किए उनके लिए। पर जब 2012 में निर्भया जी। केस हुआ तो इस जघन्य अपराध की एक सच्चाई जो हम सबके आंखों के सामने आई कि किस तरह से हमारे देश में आज भी ऐसी बर्बरता हो जाती है, वो भी राजधानी दिल्ली जैसे शहर में हुई। तो इसने बहुत ज़्यादा मुझे झकझोर दिया और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बहुत आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है और ऐसे विक्टिम्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे परिवारों को सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें इसे कैसे रोकें, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम निर्भया केस में से पहले भी बहुत सारे केस हुए थे, बट निर्भया में जिस तरीके का एक मूवमेंट बना और पूरे देश में जो है लोग निकल के सड़कों पर आए, तो उसके बाद से आपको लगता है कुछ वाकई में बदला देश के अंदर, या फिर ये सिर्फ कुछ एक सोशल मीडिया या मीडिया पर सिर्फ इवेंट इस तरीके का दिखा, रोड पर भी दिखा, पर आने वाले सालों बाद आज भी वही स्थिति है फिर से? देखिए, अगर बदला होता तो आज हमारी डॉक्टर बेटी जो कि कलकत्ता में कितनी बर्बरता से आपने देखा उसके साथ बलात्कार और किस तरह से उसको मतलब मारा गया गैंग रेप के बाद, तो आप वो नहीं होता। अगर चीज़ें बदली होती निर्भया के बाद तो ये तो वो केस है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप पूछ रहे हैं। जी। हमारी हेल्पलाइन नंबर पर रोज़ ऐसे केसेस आते हैं और हमें तो रोज़ ऐसे केसेस मिलते हैं। आज ही के अखबार में अगर आप पढ़ के देखेंगे तो गुड़गांव से सटे एक गाँव में 3 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दी गई। अखबार की ये रोज़ होती है कटिंग में। आप पढ़ के आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि बलात्कार कम हुए? और ये वो केसेस हैं जो उभर कर हमारे सामने तक पहुँचते हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे लगता है इससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे देश में। अगर आप कहते हैं कि हमारा देश सर्वोपरि है और अगर आप इस मुद्दे को भी ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे हमारी छोटी-छोटी बच्चियाँ, देखिए 3 साल की बच्ची का मैं बता रही हूँ आज, दिल दहल जाता है कि हमारे छोटे बच्चे तक सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, बेटियां कहीं पे भी सुरक्षित नहीं। और इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है एक देश में, बताइए। मैम, जैसे बहुत सारे केसेस हैं जो एनसीआरबी के डेटा में भी आते हैं, और आपने बताया जैसे न्यूज़पेपर में आ गए, आप मीडिया में आ गए, बट आपको लगता है कि वाकई में कई ऐसे केसेस हैं, जैसे मैं भी अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट में लोगों को जानता हूँ, वो केस रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग ग्राउंड पे कुछ पता जी जी करें? बिल्कुल, आपको सच्चाई तो मैं ही बता रही हूँ जी। कि लगभग, और मैं बहुत ऐसा आंकड़ा फेंक नहीं रही हूँ कि जैसे मैं अपने काम के जी। हिसाब से बता रही हूँ, 90% केस रिपोर्ट नहीं होते, 90%। 90%। जी, क्योंकि ज़्यादातर केस चार दीवारी में होते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू होते हैं, नॉन लोगों के थ्रू होते हैं और एक सोशल स्टिग्मा है जिस तरह से हम कि कहते हैं कि निकल के लोग बाहर नहीं आना चाहते हैं, जो बड़ी हिम्मत करके बाहर आ जाते हैं आपस में जूझ के, जी। परिवार में जूझ के, वो उनकी एफआईआर तक पहुंचने में एक जद्दोजहद है, वो एक लेवल क्रॉस करते हैं तो न्याय की प्रक्रिया में एक जद्दोजहद है। तो इसीलिए इस प्रक्रिया से डरते हुए काफ़ी कुछ लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर मेडिकल की ज़रूरत है वो मेडिकल करा के कोई ना कोई बहाना बना के इसको वहीं रफा दफा कर देते हैं। मैम, अगर प्रोसेस को समझना चाहे, अगर किसी कोई रेप विक्टिम है, उसके साथ रेप हुआ, किसी भी प्लेस हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, तो प्रोसेस क्या होता है अगर कोई रिपोर्ट करना चाहे, क्या प्रोसेस? देखिए, प्रोसेस ये है कि पहले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अभी प्रोसेस ऑन पेपर्स थोड़ा सुधर गया है, पर अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है। बट अभी कोई भी पीड़िता किसी भी थाने में जाकर अपनी रेप की शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अगर थाने नहीं जाना, 100 नंबर पर वो कॉल कर सकती हैं। प्रोसीजर ये कहता है कि उनकी बात वहाँ आकर सुनी जाएगी और फिर एक जुडिशियल जो मेंबर है, जो जज है, वो खुद आके बयान लेंगे। ये सब एक सेट किया गया एसओपी है निर्भया केस के बाद, पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहने की बात है, बिल्कुल। ये एक पेपर पे आ गया है, बट अभी भी अगर एक पीड़िता को रिपोर्ट लिखानी है उसकी बहुत स्ट्रगल है। पहली बात तो ज़्यादातर ये वनरेबल सेक्शन में होता है, अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ होता है, उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है, उनको अपनी गलती लगती है इसमें हाँ। भी। उन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ किया, तो अगर वो पुलिस पे गए तो पुलिस एक्चुअल में उनको ही मारने लगती है, प्रताड़ित करने इवन लगती है। अपने साथ के जो लोग हैं वो भी इस तरीके का उनको प्रेशर बना देते हैं, बता देते हैं कि जी अगर आप करोगे तो ये होगा, इससे कुछ नहीं जी, होगा। और बहुत दुख की बात मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे केसेस में अगर पीड़ित परिवार, चाहे वो छोटी बच्चों का केस क्यों ना हो, लेकर अपनी बच्ची को अगर पुलिस स्टेशन चले जाता है तो उनके साथ बहुत ही मिसट्रीट होता है। और हर जगह हमारी जैसी संस्थाओं के वॉलंटियर्स अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए वो बहुत मतलब गलत तरीके से उनसे ट्रीट होता है, उन्हें बिठा दिया जाता है घंटों घंटों, कई बार तो उन्हीं को प्रताड़ित कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे संज्ञान में आते हैं। तो
एज पर लॉ तो बहुत सारे कानून बने हैं पीड़ित परिवारों के लिए, पीड़िताओं के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। इसी को लेकर हमने बहुत सारे उपाय सोचे और हमने सोचा कि हमें इसको उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं। इसलिए हम लोग एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं 16 दिसंबर को, आने वाले 16 दिसंबर को। हम जैसे अभी जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर तो अलग से महिला जो है पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं और पुलिस हेल्पलाइन भी है, और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको सपोर्ट भी मिलने के चांसेस हैं सिटीज़ में। जी। बट अगर आउटर एरिया में जाएँ या फिर जो गाँव वगैरह के एरिया हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है? आप गाँव छोड़ दीजिए, आप शहर की किसी एक हाँ। पुलिस स्टेशन में एक महिला को भेज दीजिए। आप तो जर्नलिज़्म जी। करते हैं। आप एक वो कहते हैं ना भेस बदल के हाँ, मतलब स्टिंग या ऑपरेशन एक टाइप। हाँ, ऐसे हाँ। बना के किसी महिला को भेजिए, आप देखिए क्या एक्सपीरियंस रहता है उस महिला का। आप सोच के हैरान हो जाएँगे, देख के हैरान हो जाएँगे कि आप दिल्ली जैसे शहर में इतना मुश्किल हो जाएगा उस महिला की सुनवाई होना। और आपने बोला महिला जो हाँ। पुलिस जो महिला कर्मचारी है ना, वो खुद भी इतने परेशान हैं थानों में, क्योंकि एक तो आप 50 अगर पुरुष देखेंगे तो उनमें से 1 या 2 महिला आपको दिखेंगी पूरे, और दिल्ली जैसे थानों हाँ। में बता रही हूँ, शहर, राजधानी। और गाँव की तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, क्या तकलीफ़ है। वहाँ तो कस्टोडियल रेप आपने सुना होगा, हाँ, बिल्कुल। वहाँ तो पुलिस वाले ही बलात्कारी हो जाते हैं, अगर लड़की अकेले थाने चली हाँ। गई। और अगर पीड़ित परिवार गया तो आपने बृजभूषण का केस, वो आपने कुलदीप सिंह सेंगर हाँ। केस में देखा होगा कि फादर की ही कस्टोडियल डेथ हो गई। बिल्कुल। तो गाँव दरार में बहुत बुरा हाल है, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, बट दिल्ली जैसे थानों में भी यही हाल है। और इनकी ट्रेनिंग भी इतनी पुअर है कि इनको यही नहीं पता कि एक पीड़िता से बात कैसे करनी है, उसको कैसे अटेंड करना है। आप सोचिए, एक पीड़िता पहले अगर उसके साथ इतना जघन्य अपराध होता है और उसके बाद उसको पुलिस से इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, इतनी टिप्पणियाँ सुनने को मिलती हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस उनसे सिंपैथी से बात करे, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पर ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने खुद देखा हुआ है, ये ऐसा एटीट्यूड बहुत बार देखा हुआ है। जैसे मैम आप रेप केसेस को तो लगातार नज़र में रखते हैं करते हैं, बट कई वायलेशंस और भी हैं अलग अलग तरीके के जो जी। वुमेंस के साथ में होते हैं, खास करके जो है घरों में जो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। जी। तो उस तरीके के केसेस में भी जब पुलिस में जाते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि एफआईआर दर्ज ही ना हो जी। और वहीं से चीज़ें निपटा दिया जाए या पैसे लेकर के कर दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसको लेके भी आपको लगता है कुछ बदलाव के लिए कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए? देखिए, लंबी लड़ाई है वो, और वो बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि रेप केसेस में इतनी जद्दोजहद होती है, जहाँ पर मेडिकली एविडेंट हाँ। है या उसकी ब्रूटल इंजरीज हैं, उसमें भी आप देखिए इतना स्ट्रगल है। बट जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, क्योंकि अंदर की चार दीवारी की कहानी है और उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। और जब पुलिस स्टेशन जाती है उनको बिल्कुल लाइटली लिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का मतलब है आपकी घर की हाँ, लड़ाई वो है, घर ट्रीट ही का नहीं करते उस तरीके हाँ, से हाँ, उसको। घरेलू मामला है, हाँ, हिंसा नहीं हाँ, हाँ। देखते वो, घरेलू हिंसा नहीं बोलते, वो घरेलू मामला बोलते हैं। चाहे आपने पिटाई भी खाई है अपने पति की, तो वो आपका पति है, आपका घरेलू मामला है। तो ये जो सोच है ना पुलिस वालों की, क्योंकि वो बैठे तो इसी सोसाइटी से आकर हैं, अब वो पुलिस में भर्ती हो गए, पर सोच तो वो समाज की कैरी कर रहे हैं, अपने सही। घर की कैरी कर रहे हैं। तो आप उनकी सोच को कैसे बदलेंगे? तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, क्योंकि जब वो महिला घर में पिटती है, बाहर पिटती है तो वो रिपोर्ट कर देगी, अगर बिल्कुल। किसी पुरुष ने हाँ। उसके साथ गलत किया तो प्रावधान है। हाँ। प्रावधान तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी है, पर डोमेस्टिक वायलेंस की उसको आड़ लेके, घरेलू मामले की आड़ लेकर, वो चाहे वो बलात्कार करे अपनी बीवी का, आप क्योंकि हाँ, मैरिटल रेप की भी मैरिटल बात रेप, बिल्कुल। बहुत हो रही है, चाहे वो अपनी बीवी का बलात्कार करे, उसको मारे पीटे, कुछ भी करे उसके साथ, वो जायज़ हो जाता है, क्योंकि एक शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और सोसाइटी ने बोल दिया है कि अब जायज़ है इसका पिटना। हम जैसे अभी एफआईआर जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर होनी स्टार्ट हो चुकी है और हो रही हैं, बट उसका भी अगर आप प्रोसेस देखेंगे, अगर आप एफआईआर अभी ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं तो फिर आपको पुलिस स्टेशन वो अलॉट कर देते हैं कि ये पुलिस स्टेशन आप जाके, तो प्रोसेस तो वहीं आ जाता है वापस आकर के। तो जी। कुछ आपको लगता है इस तरीके का होना चाहिए, खास करके जो सेंसिटिव केसेस हैं उनको लेकर कि ऑनलाइन ही काफ़ी प्रोसेस हो जाए, अगर रेप विक्टिम्स हैं वो पुलिस स्टेशन नहीं ना जाना पड़े, वीडियो कॉल्स के थ्रू या ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, हाँ। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, निर्भया के बाद जो जल्दीबाजी में या हाँ। बहुत ही कवर अप के लिए जो रिफॉर्म्स हुए जस्टिस वर्मा हाँ। कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, वो आज तक इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से नहीं उतरे हैं। लगभग 80% चीज़ें नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें ओके। अच्छी आई पेपर पर, हाँ। पर वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ 20% होगा, मतलब। तो आप देखिए, ऑलरेडी रिफॉर्म्स अच्छे हुए थे उस हाँ। समय, और पर
क्योंकि उसके बाद आप देखिए 2012 से लेकर 2024 में 12 साल में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है। हम पता नहीं हाँ, कहाँ कहाँ बिल्कुल। कौन से प्लैनेट पे जा रहे हैं। अभी तो सीधा अंतरिक्ष पर आपने हाँ, देखा है सही। एलन मस्क ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट हो गई, ड्रोन आ गए, उसके बाद हाँ, एआई है। इतनी एआई आ गई, मतलब सब कुछ तो पर महिलाओं के मुद्दों को लेकर कोई एडवांसमेंट नहीं हुई है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। इसीलिए हम जो एक कन्वेंशन करने वाले हैं हाँ, 16 दिसंबर को, इसका यही महत्व है कि हम उसको 12 साल बाद ये फिर से एक कन्वेंशन, 12 साल पहले कन्वेंशन कभी नहीं हुआ, हाँ। पर 12 साल पहले जस्टिस वर्मा की कमेटी जरूर बैठी थी सरकार की तरफ से। पर ये पहली बार होगा कि हम यही मुद्दे चर्चा करेंगे जो आप अभी उठा रहे हैं, कि ये चीज़ें कैसे हम इसको, जो गैप है उसको कैसे भरें। वही जैसे आपने कहा रिकमेंडेशन तो उन्होंने दी कमेटी ने, और पेपर पर भी आई, बट उसका रिव्यू के लिए कोई कमेटी नहीं है इस एग्जैक्टली तरीके, तो वो होना वो चाहिए। कहते हैं ना कि एसओपी हाँ, ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके लिए भी एक एसओपी होना हाँ, चाहिए। और उसके लिए एक ऑडिटर, कहते हैं मॉनिटरिंग कमेटी ही नहीं है कोई, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा, वो बनी ही नहीं। तो ये सारी रिकमेंडेशन अब हम अपनी जो कन्वेंशन है उसमें उठाने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, हमारी ऑलरेडी 50 पेजेस की रिपोर्ट है सरकार के लिए, बट कन्वेंशन के बाद और इसमें जो कमियां रह जाएंगी, और बड़े सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, वो उसको कवर करेंगे। हम परी जो नाम दिया गया, उस नाम के बारे में एक बार दर्शकों को बताइए, और परी का क्या मतलब फोकस है, किन सेक्टर्स को लेकर फोकस करके वो काम कर रहे हैं? जी, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, परी का एक मूवमेंट का एक हमने नाम दिया गया। इसको हम किसी संस्था को भी इसका रूप दे सकते थे, बट हमने सोचा कि मूवमेंट से लोग जुड़ते हैं। संस्था तो किसी की भी हो हाँ, सकती है, चाहे संस्थाएं भी अच्छा काम कर रही हैं, हमारी भी संस्था है, पर परी इसीलिए कि एक बदलाव की एक मिशन है। उस मिशन से आप, मैं, हम सबको जुड़ना है, तो इसीलिए परी का नाम दिया गया, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया। हम सब लोग इस ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कैसे लड़ें, उसके ऊपर काम करते हैं। नॉट ओनली कि हम लोग सिर्फ प्रिवेंशन पे काम करते हैं, वो कि बहुत बड़ा मुद्दा है सही। अपने आप में, पर हम लोग पीड़िताओं की भी मदद करते हैं। उनको जो मदद सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वो हम उनको तो मुहैया कराते परी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगिता भयाना ही उसको यूज कर रहे हैं, नहीं उस नहीं, नाम को, अगर मैं रेप के बिल्कुल। विक्टिम्स के लिए लड़ाई लड़ जी रहा हूँ जी तो मैं भी परी उसको यूज कर जी सकता जी, उसके लिए आपको एक दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हमारे हूँ। साथ। मैं अभी आपको एक मैनुअल शेयर करूंगी, वो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे मदद करनी है, क्योंकि आपको भी अगर पता नहीं है मदद कैसे करनी है तो आप कैसे करेंगे। हालांकि आप एक इंसानियत के नाते किसी के साथ खड़े रह सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, बट अगर आपको टेक्निकली, लीगली या उनको उनके राइट्स दिलाने हैं या उनको कुछ चीज़ें बतानी है, वो उसके लिए हमारा आधा दिन का एक ट्रेनिंग सेशन होता है। अब तक हमने 10,000 लोगों को ट्रेन किया इसके ऊपर। जी मैम जैसे केसेस, रेप केसेस हैं, जब तक वो बहुत बड़े केसेस नहीं बनते, कुछ जैसे आरजीकर वाला मेडिकल केस आया, इससे पहले निर्भया वाला आया, और भी बीच में कुछ कुछ आते रहे, तो देश में चर्चा नहीं होती है, लोग भूल जाते हैं अचानक से, और फिर एक केस आता है, फिर लोगों के अंदर से हर कोई एक रेप अगेंस्ट एक्टिविस्ट बन जाता है अपने आप में सोशल मीडिया पर। फिर तो ये नॉर्मलाइजेशन इतना क्यों हो जाता है, जब क्योंकि आप जैसे कहा डेली आ रही है खबरें, चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्यों? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने अभी 2 केसेस की हाँ, बात की, ये दोनों ही केसेस में हम एक्टिवली मदद कर रहे हैं, परिवारों के साथ खड़े हैं, मतलब मदद तो क्या ही करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। पर आप इनका भी एक बार वो देखिए ना, इनका इन केसेस के साथ भी क्या हुआ। सही। इतना लोगों के सपोर्ट के बाद भी निर्भया को न्याय लेने में 9 साल लग गए, बिल्कुल। और वो न्याय भी क्या न्याय, जो मतलब इतना स्ट्रगल और इतना नेटवर्किंग करनी पड़ी, इतने लोगों से मिलना पड़ा हमें उसके लिए। और आरजी कार कॉलेज का केस भी कोई सही दिशा में जा नहीं रहा है, तो इतने प्रेशर के बाद वो केसेस खराब हो जाते हैं। आप देखिए, जो लोग, जिनको कोई मीडिया सपोर्ट नहीं है, जिनके केसेस हाईलाइट नहीं होते, उनका क्या दुर्दशा होती होगी, उनको कहाँ न्याय मिलेगा, आप बताइए। हम एक सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव भी, मतलब मैंने देखा पिछले कई सालों में, लोग क्या करते हैं, ये रेप में भी ये देखते हैं कि हमें इसके साथ खड़ा होना है या नहीं, अब इस पर आवाज़ उठानी है, इस पर आवाज़ नहीं उठानी है। जैसे आपने आर्जिकर मेडिकल वाला कोई केस बताया, तो कोलकाता में है, तो जो ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, तो वो उनके लिए वो महिलाएं, जो उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, वो आवाज़ नहीं उठाएंगी। बीजेपी या बाकी जो लोग हैं वो उठाएंगे, अगर वो बीजेपी के स्टेट में हुआ तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। इस तरीके का आपको लगता है? मतलब मुझे तो इस बात पे, मतलब हंसी, गुस्सा, आक्रोश सब है इस चीज़ पर। मतलब मैंने तो ये देखा, निर्भया से ही देखा, उस समय सरकारें भी पलट गई। हाँ, निर्भया के मुद्दे पर तो दिल्ली में बहुत आक्रोश था, दिल्ली की सरकार बदली, केंद्र सरकार पे गुस्सा निकला, वहाँ सरकारें ही बदल गई, बिल्कुल। नई सरकारों का स्लोगन भी चेंज हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ।
उसके बाद भी हमारी बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं पे भी हो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वोट बैंक के ऊपर कुछ नहीं है। और मुझे बड़ा दुख लगता है कि जब इस पे राजनीति होती है, राजनीति तो एक अच्छा शब्द होना चाहिए, पर जब अपनी वो रोटियां ऐसे मुद्दों पर सेकते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। और ये सच है, क्योंकि वोट भुनाने का बहुत अच्छा एक उनको मुद्दा समझ में आता है, पर वो कोई उनको सिंपैथी नहीं है परिवारों के लिए, कोई न्याय के लिए कोई बोलना नहीं चाहता, बस वो अपनी राजनीति खेलने में ही व्यस्त हो जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और नेता जो हैं या फिर उनकी जो ऑफिशियल प्रवक्ता वगैरह हैं, उनका तो चलो मजबूरी हो सकती है, उनको गाइडलाइंस हो ऐसी सकती क्या हैं, मजबूरी होती बट है जो कि जो बेटियों के महिलाएं। लिए आवाज उठाने से बचाए? ऐसे तो इंसान को मर जाना अच्छा है। हाँ बिल्कुल। अगर राजनीति खेलने के चक्कर में आप किसी के लिए आवाज ना उठाओ, तो ऐसी पोस्ट को, ऐसी पॉलिटिकल कुर्सी को मतलब लेकर, मतलब लानत है ऐसे लोगों पर, और धिक्कार है। मतलब मैं ये बोल रहा था कि जो मतलब वो महिला तो है, एटलीस्ट नेता तो हैं साथ में है, बट बहुत सारी जो महिलाएं हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारे पद पर हैं, और हर बार जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो अपने आप को महिला ही सबसे पहले प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे कम से कम को अपने महिला रख करके तो बोलना ही चाहिए। बिल्कुल, पर ये दुर्भाग्य है हमारे देश में, सत्ता से पावर, और मतलब यही सब है, और उसके अलावा उनको सिर्फ वोट बैंक है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा, कोई भी केस होता है पार्लियामेंट में हंगामा होता है, पर ऐसे केस कैसे रुके हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट में भी 2 दिन, नारी के 2 दिन का एक सुझाव दिया, और उस सुझाव को दिए हुए भी लगभग 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष। हाँ, हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चर्चा कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ, आज ही मतलब कानून आज ही बन काम जाता। हाँ, आप चर्चा तो करो, हाँ, 1 दिन तो दे दो, 2 दिन तो दे दो। पार्लियामेंट में आप बजट डिस्कस कर सकते हो, आप पार्लियामेंट में लड़ाई कर सकते हो, मारपीट कर सकते हो, पता नहीं क्या हाँ, क्या बकवास कर सकते हो, सही। पोर्नोग्राफी कर सकते हो, हाँ, मतलब बैठ के पॉर्न देख सकते हो। बट अगर महिलाओं के कई मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो उसका समय नहीं है इनको। तो अगर ये लोग बैठ के संसद में अगर चर्चा भी कर लें, तो हो सकता है कोई सोल्यूशन निकाल दें, कुछ तो कर दें। इसलिए हमने नारी के 2 दिन उठाया। हम अभी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं लगातार विधानसभाओं में भी हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को कि वो अपने विधानसभाओं में भी इस पे डिस्कशन करें। तो ये लगातार हमारी मुहिम है, हम अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। पर हमने अभी, क्योंकि उन्होंने चर्चा नहीं करी, तो हमने खुद एक चर्चा रख ली इसके ऊपर, जो पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है, एक कन्वेंशन जो कभी नहीं हुआ। हमने चर्चा हमने खुद ही रख ली, एक्सपर्ट्स को बुलाया, और हम खुद ही इस पे हम सोल्यूशन देने वाले हैं सरकारों तो को। ये जो सेशन होने वाला है 16 दिसंबर को, इसमें पॉलिटिशियंस या फिर एक्टिविस्ट जो हैं वो स्पीकर कौन होने वाले हैं? एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के हमारे। एक्सपर्ट सेशंस हैं, जैसे लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर हमने बात करी, तो उस पर जजेस या वहाँ से लॉयर्स या जिन्होंने कुछ केसेस को हैंडल किया है, वो वाले लोग, विक्टिम्स, पीड़ित परिवार, और उस तरह से पुलिस रिफॉर्म में पुलिस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स या एक्सपर्ट्स जो पुलिस में बैठे हैं, करंट ऑफिसर्स, वो सब पैनल में रहने वाले हैं। और हमारे ये 2 पैनल हैं, उसमें फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी, एक महिला हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा अधिक रेपिस्ट का माइंडसेट स्टडी किया है, उनको बुलाया है। विक्टिम्स की सपोर्ट कैसे हो, उनको बुलाया है। तो हर एस्पेक्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है, और इसको सेशन वाइज इसीलिए डिवाइड किया ताकि वहाँ के एक्सपर्ट आए, जेंडर एक्सपर्ट्स हैं, विक्टिम्स आ रहे हैं, अपनी वो कहानी बताएंगे। मीडिया को भी हमने इन्वॉल्व किया है। इनफैक्ट हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि वो आए, ताकि इसका भी एक इम्पैक्ट होता है बिल्कुल। सोसाइटी में। और बॉलीवुड जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आप कह सकते हो, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। हमने इसको नाम दिया कि फर्स्ट कन्वेंशन जो है वो इस तरीके का होने वाला है, इससे पहले अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जो पहले मीटिंग्स होती थी, अलग अलग चर्चाएं होती थी, बातें होती थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई, तो इंडिया में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है हाँ क्या? जी, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बताया, पहले जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस हुई, पर कन्वेंशन नहीं हुआ। इसको हमने लगातार, हर साल हम भी करते हैं, बट हमने इसको इस बार पूरे 1 डे का कन्वेंशन रखा है। हम लोग इसको डेलिब्रेशन, डिस्कशंस रखते रहे हैं, हम लगातार रखते रहे हैं, बट इस बार हम पॉलिसी पे जा रहे हैं, और हम एक डॉक्यूमेंट सरकार को पेश करेंगे इस कन्वेंशन के बाद, और वो उसमें एक एक पॉइंट दिया होगा कि ये चीज़ें बदलनी है और कैसे बदलनी है, ये भी बता रहे हैं। हमने सोचा कि हम ही बता देंगे, हम उनको रास्ता दिखाएंगे, और सड़क को क्रॉस कैसे करना है वो भी बता देंगे, और कैसे आगे बढ़ना है वो भी बताएंगे।
मैम कुछ रिकमेंडेशन या फिर सॉल्यूशन जो हो इस तरीके के जो लोगों को पता लगे जी या सरकार को पता लगे, जी अगर आप कुछ बताना चाहिए। देखिए, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, एजुकेशन रिफॉर्म होना पड़ेगा, उस पे हमारी चर्चा है। स्कूल में कैसे ओके, करिकुलम हो, सब्जेक्ट कैसा हो, महिला और पुरुष एक दूसरे को किस नज़र से देखें, महिलाओं को कैसे कुछ सक्षम करें, पुरुष कैसे अपने सोच में बदलाव लाएं, वो सारा एजुकेशन का हिस्सा है। अब ब्रिंगिंग का हिस्सा में सोसाइटी का है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की ब्रिंगिंग करते हैं, या लड़कों की मैं बात करूँ तो बिल्कुल, उस तरह की सोच बदलने पे भी चर्चा होगी। विक्टिम की सपोर्ट कैसे की जाए उस पे चर्चा होगी, और जैसा कि मैंने बताया कि क्रिमिनल का माइंडसेट क्यों ऐसा है, उस पे चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि वो रूट कॉज क्या है, तो हम उस पे भी सॉल्यूशन निकालेंगे। इस तरह से लीगल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म्स हैं। हम अगर आसान भाषा में समझना चाहें कि जो रेप विक्टिम्स हैं, उस उनका इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनसे बात भी की होगी और आपने अलग-अलग एज के जो रेप विक्टिम्स हैं, उनके साथ देखा। तो जो रेप करने वाले लोग हैं, उनका क्या आपको लगता है कि बड़े कारण जो 4-5 निकल के आए हों कि इन वजहों से जो है ये रेप हो रहा है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, ये बहुत वैलिड हुँ, सवाल है, और ये सवाल पे चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए, देश भर में होनी हुँ, चाहिए कि क्यों होते हैं रेप हुँ, और कैसे रुकेंगे। ये 2 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, हमारे देश के लिए। आज की डेट में ये भारत-पाकिस्तान से भी बड़ा मुद्दा है। अगर सही, यही चर्चा हो जाए तो हम काफ़ी बच्चियों को बचा पाएँगे और आगे इस चीज़ से डील कर पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ही है, बट पितृसत्ता ज़्यादा है। बिल्कुल, तो अपब्रिंगिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन है, शुरू से ही हम महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु की तरह से समझ के, या सही, फिर घर की वो एक इज्जत समझ के हाँ, जो हम उसका ब्रिंगिंग करते हैं, वो एक मेन कारण है कि वायलेशन जब वो करता है एक व्यक्ति, तो वो सबसे पहले उसको उस तरह से ही देखता है कि ये मेरा अधिकार सही, है ना? और दूसरा वो पावर की एक निशानी है, क्योंकि उससे ऊपर पावर, वो लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है पावर दिखाने के लिए। तो वो ये दोनों चीज़ें हैं। डेफ़िनिटली थर्ड लस्ट है जिसके अराउंड ये सही, सब है, और उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे देश में अभी शराब की बहुत ज़्यादा, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो भी एक पर्सनल मुद्दा है। बट अगर हमारा समाज तैयार नहीं है, हमारे ज़्यादातर लोग स्कूल नहीं जाते हैं, हाँ, एजुकेटेड नहीं है, और चैनलाइज नहीं है, बेरोजगारी है। आप देखिए ये मुद्दे रिलेटेड हैं। सही, तो क्या है कि अगर वो नुक्कड़ पे खड़े हैं 5 दोस्त, और हमारा कमज़ोर लॉ, हाँ, है ना? अब ये रिलेट कैसे होगा कि अगर वो 5 लोग नुक्कड़ पे खड़े हैं, एक लड़की निकल के गई, तो एक ने बोला चल यार इसके साथ कुछ करते हैं, तो दूसरे ने बोला नहीं, नहीं, तीसरे ने बोला कुछ नहीं होगा, आपको पता है कानून कितना कमज़ोर है, और वो 5 लोग नुक्कड़ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि रोज़गार नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। तो जब उन्होंने एक बच्ची को पकड़ लिया और उसका बलात्कार किया, उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक मानसिकता है, ये जो पूरा है, ये पूरा एक परिवेश है, मतलब ये एक चीज़ एग्रीवेट नहीं करती, ये फैक्टर्स हैं बहुत सारे, और हम सबको इस इशू पे एड्रेस करना चाहिए। अगर वही अच्छे स्कूल में जा रहे होते, चैनलाइज्ड होते, स्पोर्ट्स में होते, वो वहाँ खड़े ही नहीं होते, या खड़े भी होते तो अच्छी कोई बातें कर रहे होते, 4 अच्छी चीज़ें, क्वालिटी डिस्कशन कर रहे होते, तो शायद वो बच्ची बच जाती। आप समझ रहे हैं? तो एजुकेशन मेन सॉल्यूशन है और अगर लॉ राइट मजबूत हो, एजुकेशन, राइट एजुकेशन, लॉ और लॉ जो है लॉ वो मजबूत हो, एनफोर्समेंट, हाँ, ये मेन ये दोनों बातें हैं। और उसकी हाँ, उनकी उसको अपब्रिंगिंग उनके हाँ, परिवारों ने कैसे की, उनकी वो माँ ने उन्हें, मतलब माँ-बाप ने, दोनों की सही, ज़िम्मेदारी है। वो किस परिप्रेक्ष्य से आए थे, उनके परिवारों में उनको क्या सिखाया गया था, एक महिला। ये भी बड़ा मतलब है रोल कि लोग जब भी बात करते हैं इस तरीके की चीज़ों पर, तो लड़कियों को तो ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको कितने बजे घर आना है, क्या पहनना है, कैसे जाना है और काफ़ी चीज़ें। बट लड़कों को उस तरीके की चीज़ें नहीं होती, इवन पूछते भी नहीं, अगर घर से निकले तो कि माँ-बाप एग्ज़ैक्टली, की कहाँ गया, कब बहुत आया, अच्छे, इस तुम तरीके की आपने खुद ही एक हाँ, सवाल का जवाब दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बेटियों से पूछ रहे हो कि आप कितने बजे हाँ, लौटोगी, हाँ कंसर्न है, वो माँ-बाप का कंसर्न है, हाँ। वो ठीक है। लड़कों से कोई सवाल नहीं बट वो पूछता। इक्वल होना चाहिए ना दोनों। और किसी माँ को आपने काउंसलिंग करते हुए देखा है माँ-बाप ने? मतलब बाप, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादातर पिता बाहर होते हैं या हाँ, काम पे होते हैं। ज़्यादा समय बच्चों के साथ माँएँ बिता पाती हैं हमारे परिप्रेक्ष्य में। तो आपने किसी माँ को ये बेटे से पूछते हुए देखा है कि होप तुम किसी लड़की को तंग नहीं कर रहे, या किसी का हाँ, आप सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा रहे, या आप मतलब किसी का इज़्ज़त के साथ खेल नहीं रहे। मतलब एक कहने की बात है हाँ, कि क्योंकि हम लोग, लड़की ने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। लड़के ने बोला गर्लफ्रेंड है तो सही ही करते हैं, इधर-उधर जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वो एक प्राइड की बात हो जाती है। फिर वो मार के भी आ जाएगा तब भी वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको मार भी देगा या उसके साथ गलत भी करेगा, या किसी भी महिला के साथ, तो उसे बोला जाएगा वो है एक
मैनहुड है, वो मर्दानगी सही। है, और उस चीज़ पे हँस दिया जाता है। एक आपने सुना होगा काफ़ी डिस्कशन होता है कि क्लॉथ्स को लेकर कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेवर करते हैं और ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इवन पोस्ट रेगुलर करते हैं, कहते हैं कि लड़कियों ने के जो कपड़े जिस तरीके के पहने हुए हैं या वेस्टर्न खास करके कपड़े वो लेकर टारगेट करते हैं कि उन कपड़े भी वो जिम्मेदार है रेप के लिए। आपको लगता है 1% भी इस तरीके का कुछ ऐसा अगर कुछ? बताइए कपड़े ज़िम्मेदार होते तो 3 साल की बच्ची जिसका मैं आज आपको हाँ केस जी। बता रही हूँ, उस बच्ची के क्या कपड़े होंगे? इवन कुछ तो 5-6 महीने की, 1 मैंने साल भी की भी। हैंडल किया वो केस, तो उनके क्या कपड़े होंगे? तो सोच की बात है, कपड़ों की बात नहीं है, सोच सामने वाले की सोच है। अगर आप बोलते हैं कि वेस्टर्न कपड़े अगर आप देखा जाए तो वो पूरा ढक देते हैं कई हाँ, बार। और अगर अगर आप इंडियन कपड़ों की बात करें, साड़ी में सबसे ज़्यादा शरीर दिखता है, तो बिल्कुल। ये एक सोच है अपनी, क्योंकि वो इंडिया से आई है तो ट्रेडिशन मान लिया जाए, वो गलत है। और ये सब रिवीलिंग कपड़े, ये वो, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना चाहिए कि आपकी सोच कैसी है, वो कैसे बदलेगी, सही। तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है कि इंटरनेट का क्या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में जैसे सबके पास एक्सेस आया है और काफ़ी जो है चीज़ें अब छोटे बच्चे जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं सभी चीज़ें। हम रेडी तो नहीं है, मुझे बस आपको इतना लगता है है। इंटरनेट का रोल वो है है, इसमें? क्योंकि देखिए मैं मेरे काफ़ी सारे केसेस में हमने जब चार्जशीट पढ़ी तो उसमें पोर्नोग्राफी एक मेन रीज़न हाँ, पाया गया। मैं उस चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड में है, हाँ। बट हम लोग तैयार नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड में कुछ-कुछ मैंने स्टडीज़ किए हैं जहाँ पर पोर्नोग्राफी भी है पर रेप नहीं है। बट एजुकेशन भी उस लेवल की है ना वो? एग्जैक्टली तो चैनलाइज्ड है लोग, हुँ, क्योंकि एजुकेशन है और मतलब वहाँ पर टैबू नहीं है और फ्री सेक्स है, मतलब आप किसी, ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है लोगों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को, हाँ। वहाँ पर एक फ्री समाज है, मैं जिस तरह से बोल सकती हूँ। पर यहाँ पर ये इशू है कि हर चीज़ों को दबाया छुपाया जाता है, तो इसलिए पोर्नोग्राफी के लिए हमारा देश अभी रेडी नहीं है। और इतनी ओपन पोर्नोग्राफी की आप नेटफ्लिक्स पे ही, आप ओटीटी हाँ, प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल। पे ही न्यूडिटी देख रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए अभी हमारा देश तैयार नहीं था, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी स्कूल नहीं गई है और काम पर नहीं है, रोज़गार नहीं है, और उसके बाद उन्होंने ऐसा हथियार फ़ोन जैसा दे दिया जो कि बिल्कुल ही, और फिर उनके शिकार वो बॉलीवुड की फैंटेसीज़ नहीं हो, वो बच्चियाँ, छोटी-छोटी बच्चियाँ उनका शिकार हो रही हैं। हम बॉलीवुड को अगर बात करें, बॉलीवुड में आज से नहीं कई वर्षों से जो मूवीज़ या सिनेमा में जिस तरीके के दिखाया जा प्रोजेक्ट करते रहे, तो उसमें जब रेप केसेस को भी इस तरीके से यूज़ किया गया कि मतलब किसी से अगर बदला लेना है या कुछ जी, ऐसा कुछ है, तो उसकी बेटी का या उसकी बहन का इस तरीके का रेप कर दिया। जी। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा एक मैसेज गलत सोसाइटी में कि रियलिटी में भी वो चीज़ें हो रही हैं? जी, बिल्कुल। और आपने देखा बॉलीवुड की हर फ़िल्म में पीछे रेप, एक हाँ, बलात्कार होता हाँ। था, और वो बलात्कार और बिल्कुल उसको इज़्ज़त से लीगल जोड़ दिखा दिया। देते थे कि वो हाँ, मतलब ये वैलिड है, वो और वो रीज़न है। छूट भी जाता था, हाँ, उसमें क्रिमिनल हमेशा छूट छूट जाता जाता था। था, या मतलब मेन गुंडा वो था। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई हैं, उनको भी नहीं पता था। अब जो मूवी डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो अगर काश उनमें थोड़ी सेंसिटिविटी होती तो नहीं होता। पर हमारे देश में दामिनी जैसी फ़िल्में भी बनी जिन्होंने उसको बिल्कुल ही एक मुद्दे की तरह दिखाया। काफ़ी सारी फ़िल्में बनी हैं बहुत, पर हैंडफुल हैं, बहुत कम है। तो कहीं न कहीं बॉलीवुड का इम्पैक्ट तो है हमारे उसमें पूरे अपब्रिंगिंग में बहुत रोल है। कई वेब सीरीज़ भी हैं और कई वीडियोज़ ऐसी हैं जिनमें रेप को फ़ेवर करते हुए भी बनाया गया कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया में भी कुछ ऐसी है। तो आपको लगता है वो सेंसरशिप उस लेवल की होनी चाहिए कि वो मार्केट में आ ही ना पाए? जी, बिल्कुल क्योंकि एक होना बार चाहिए। आके अगर आपने डिलीट भी करवा दिया, आपने कुछ उनके बायकॉट भी ट्रेंड चलाया, कुछ भी चलाया, उससे कुछ असर नहीं होता, वो तो मार्केट में ऑलरेडी आ गया फिर। जी, बिल्कुल, इस पे कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस आने चाहिए। कोई सी मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है, आप प्रोजेक्शन कैसे करें? आप पूरे कपड़े पहना हाँ, कर भी एक गलत प्रोजेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। एनिमल फ़िल्म में कहीं न्यूडिटी नहीं हाँ, है, न्यूडिटी कहीं नहीं है, नहीं। पर प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? आप महिला को किस तरह से दिखा रहे हैं, वो समस्या है ज़्यादा। हाँ, वो माइंडसेट इस तरीके का माइंडसेट बना की, देते हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली, वो ज़्यादा समस्या बड़ी है। हम फिर से लास्ट में 16 दिसंबर पर वापस आते हैं। 16 दिसंबर दिन मुझे लगता है कोई भी भूल नहीं सकता। उस दिन को आपने चुना इस कन्वेंशन के लिए, तो क्या 2-3 चीज़ें बड़ी जो हैं कन्वेंशन में इस बार देखने को मिलेंगी? अगर लोग उसमें आना चाहें तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि इस कन्वेंशन का हिस्सा बनिए। देखिए, अपनी भागीदारी दिखाइए, रजिस्ट्रेशन का लिंक हम आपसे शेयर कर जी, देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ बाय इनवाइट है। हम ओके, चाहते हैं कि
वो लोग आए जो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉलिसी में करना सही। चाहते हैं और अपने सजेशंस देना चाहते हैं। आपका नाम भी इतिहास में दर्ज इसलिए होगा कि आपने भी अपने सुझाव दिए और वो सुझाव हम सरकारों तक लेके जाएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो वो एक पॉलिसी जो बननी है उसमें आपका भी एक योगदान रहेगा। इसलिए ये कन्वेंशन में आपकी भागीदारी हर तरह से इम्पोर्टेंट है। हर मतलब हमें सहयोग चाहिए, हमें फाइनेंशियल सहयोग भी चाहिए, बट हम आपसे ये सुझाव भी चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे बदलें। तो वो सारा डिटेल हम आपसे शेयर कर लेंगे और पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी हम शेयर करेंगे पब्लिकली। अभी वो भी लिंक हम आपसे शेयर करेंगे, तो उसमें और भी इनके जो सुझाव हों वो दीजिए। आना चाहें कोई तो हैबिटेट सेंटर पर रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, वो लिंक आपको दे देंगे। एक लास्ट सवाल एक और है। लोगों ने आपने देखा जैसे कानून बहुत सारे बने और हमने कहा इम्प्लीमेंटेशन कहीं में होता है कहीं में नहीं होता है। एक है कि लड़कियां जो खास करके जिनको बहुत सारे कानून जो है वो बनाए गए मिले गए, बट उसका मिसयूज़ भी काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ। और एक ये भी कहीं न कहीं बड़ा कारण बना कि जब कोई लड़की आवाज़ उठाना चाहती है, जेन्युइनली आवाज़ उठाना चाहती है, तो भी उसको लोग उसी तरीके से देखते हैं कि ये मिसयूज़ है और ये फेक है। जी इस तरीके का एक नैरेटिव बन रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएँ? देखिए, फेक केसेस मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी लॉ है हमारे देश में, चाहे वो फाइनेंशियल लॉ है हाँ, जिसकी वजह से कुछ लोग इंडिया से पैसा लेके उड़ गए, कोई भी लॉ है उसका मिसयूज है। पर जब महिलाओं की बात आती है तो इस बात से ज़्यादा जज किया जाता है कि अरे फेक केस होगा। हाँ, तो मुझे ये लगता है ये गलत है। काफ़ी सारे जेन्युइन केसेस आते हैं, जो कि मैंने बताया कि 90% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। अब जो 10% रिपोर्ट हुए उसमें से कुछ 1-2% फेक हुए, तो इसका मतलब 100 में से 1-2 अगर फेक हैं, तो देखिए वो कोई भी कानून की वो है। और इसमें भी सरकारों का फेलियर है कि आप लोग ने ऐसा उसको वाटर प्रूफ नहीं बनाया या उसको ऐसा पुख्ता नहीं बनाया कि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा है, क्योंकि आपकी टीम एक्सपर्ट्स नहीं है, आपके पास लोग ऐसे नहीं हैं जो जांच पाएं, तो इसलिए मिसयूज हो रहा है। आपके यहाँ पे भी फेलियर है। तो देखिए, मिसयूज तो आप नहीं रोक सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मिसयूज कर रहे हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं, और उनसे मैं बार बार यही कहती हूँ मत कीजिए। क्योंकि जो बेचारी गरीब महिला है, जो जिसको अपना अपना लीगल राइट ही नहीं पता, उसके लिए इस्तेमाल करना तो क्या, उसको मतलब दुरुपयोग तो क्या, वो उपयोग ही नहीं कर पाती है, जिसके लिए हम अवेयरनेस करते रहते हैं कि आप उपयोग कीजिए, आपके लिए ये लॉ है। बट अनफॉर्चुनेटली जो दुरुपयोग है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाओं लेकिन द्वारा है। मैम सबसे ज़्यादा अगर सोसाइटी में देखें तो सबसे बड़ा अगर किसी को पद हमारे इंडिया में दिया गया वो राष्ट्रपति के बाद अगर जुडिशरी में जज होते हैं, तो जज जो हैं उनके भी कमेंट अगर आप देखेंगे खास करके वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको लेकर इस तरीके के कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ और मतलब स्टेट में जो कोर्ट है वो कुछ और बोल रहे हैं, नीचे लोअर कोर्ट कुछ और बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलते हैं। तो ये भी आपको लगता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से अगर बताऊं कि सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनका अगर फिजिकल रिलेशनशिप में थे, फिर बाद में उनकी कोई लड़ाई हुई और वो अलग हो बलात्कार गए, हो गया। तो वो उसके ऊपर रेप का केस लगाते हैं। तो कुछ जो कोर्ट है वो उनको कह देते हैं कि ये मतलब नहीं, इसको इसके ऊपर कोई क्राइम, ये कोई क्राइम नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये है, और कानून जो है वो कुछ और कहते हैं। ऐसे इस तरीके का काफ़ी रहता है, तो कोई इस चीज़ को लेकर के उसको वैलिड मान लेता है, जजेस के कमेंट को ही कोट कर देते हैं। तो आप कहेंगे, कुछ बताएंगे तो इस ये पर? इंटरप्रिटेशन है अपना हाँ, अपना। देखिए, कुछ जजेस इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ दूसरी तरह से करते हैं, कोई किसको क्या समझता है। तो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, जजेस की खुद की सोच इस पर रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई एसओपी नहीं है जिसको हम बोल पाएँ कि एक एक सेट लॉ है और इंटरप्रिटेशन सेम है। जजेस सब अलग अलग सोच के हैं। आप शादी की बात करें और इन जी, केसेस की बात करें, कुछ केसेस में ब्रूटल रेप है, मर्डर है, हाँ, और एविडेंटली पोस्टमार्टम में आया है बलात्कार है। उसमें जो पकड़े गए आरोपी हैं, लोअर कोर्ट ने कई बार फांसी दी, हाई कोर्ट ने भी दी, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए, जिसने नीचे फांसी दी तो फिर उसने तो उसको अपनी तरफ से मार दिया और हाई कोर्ट ने उसको बरी किया, तो बताइए कौन सा जज ठीक है। कितनी बड़ी एक सही, समस्या है बिल्कुल। कि इनकी खुद की इंटरप्रिटेशन पे सब डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं बार बार कन्वेंशन पे आ रही हूँ कि ये कन्वेंशन पे यही चीज़ें हम एड्रेस करना चाहते हैं। मैम एक सोशल मीडिया पर काफ़ी डिबेट चलती है कि जो निर्भया केस का एक आरोपी था, वो नाबालिग होने की वजह से जी उसको जी छोड़ा गया जी। और उसको फिर कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी भी गई गिफ्ट के तौर पे। सिलाई क्या आपको मशीन, हाँ। लगता है मतलब ये मतलब कई लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, रियल में क्या हुआ था? आप उस केस से जुड़े हुए थे, देखा आपने कैसे? जी, जी, वो क्योंकि तब तक लॉ बदला नहीं था, उसके बाद हाँ, हमने एक प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये जुवेनाइल जस्टिस लॉ चेंज हुआ था। हमारे ही
मुहिम थी वो, बट उस पर लागू नहीं हुआ, वो छूटा। और डेफिनेटली उसको सिलाई मशीन दिल्ली सरकार ने दी, वो ये सोच के दी कि अब वो सोसाइटी में जा रहा है तो वो अब फिर से ये ऐसा ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली रिफॉर्म होम में वो हाँ, जो सरकारों ने रिफॉर्म होम बनाए हैं, आप जाके उनकी स्थिति देखिए, क्या रिफॉर्म होके निकला होगा वो, वहाँ पे और बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है इंसान। इससे कोई फर्क पड़ेगा? जो 18 साल का तो हो ही गया जब वो वहाँ से आया छूट करके वापस, और उसने उस रेप केस में शामिल था, तो वो सोसाइटी अगर इन्होंने मेहनत की होती जेल में उसके हाँ। ऊपर और उसको बदलाने में, और आप ये तो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस, निर्भया केस हाँ। जो बात करें, हमारे बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, एक महीने रिफॉर्म होम में रहकर बाहर आ जाते हैं वो, और 1 महीने में क्या रिफॉर्म होगा आप खुद जान सकते हैं। तो ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं, और सरकारों में ये जो जेलों में रिफॉर्म होम्स जो जुवेनाइल्स के लिए बने हैं, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं होता। जो ये सेंसिटिव क्राइम्स हैं, इनकी एज जो है वो कम की गई है, 16 तक कर दिया है, उसमें हमारे ही प्रयास थे काफ़ी तरीके। ठीक है, थैंक यू जी। तो योगिता जी से आप ने कन्वर्सेशन ने की, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो दर्शकों ने हमसे पूछे थे, और लगातार ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो चर्चाएं होती थी महिलाओं को लेकर के, खास करके वो सवाल जो लोग आपस में डिस्कस करते थे, लेकिन बचते थे कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की कोई चर्चा हो, वो सवाल भी हमने मैम से पूछे, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और 16 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, उसको जो लिंक है, आप अगर उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम वो उसकी लिंक आपको ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।